हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। बट मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तो अगर थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस हो तो आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। ऐसे तो मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूँगी कि कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो चलिए, आज के टॉपिक के बारे में पता चल गया होगा कि आज मैं क्या करवाने वाली हूँ ये देख करके। तो आप लोग को पता होगा जैसे कि 2023 में जो बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है, इसके लिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। डेफ में तो पढ़ना ज़रूरी है ही, बट प्रैक्टिस सेट लगाना या एमसीक्यू फॉर्म में या ऑनलाइनर फॉर्म में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से कॉन्फिडेंस आता है और पता चलता है कि हमको कितना मार्क्स आएगा। और कॉन्फिडेंस इतना आता है कि एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन नहीं होता है। नहीं तो अगर प्रैक्टिस सेट नहीं बनाइएगा तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो एडुटेरिया का आ गया है ये प्रैक्टिस सेट, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका एक क्वेश्चन के साथ जो चार ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो चारों ऑप्शन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और 100 क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो पटना हाई कोर्ट प्रारंभिक परीक्षा 2023 में होने वाला है और बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो 2023 में होने वाला है, ये सारा सब जो जितना भी सब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है, ये सारा वीडियो मैं अपलोड कर दी हूँ प्रैक्टिस सेट सबका। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ क्लिक करके ज़रूर देख लें। और इसके अलावा भी जैसे 69th बीपीएससी संभावित डेट है 30 सितंबर को जो होने वाला है 2023 में, इसके लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट शुरू कर दी हूँ। इसका भी एक प्रीवियस ईयर का डाल दी हूँ और जल्द ही 69th के लिए प्रैक्टिस सेट फिर लेके आ रही हूँ। बस तबीयत ख़राब थी, इस वजह से नहीं लेके आ रही थी। तो आप लोग प्लीज़ सब वीडियो में अपना प्यार बनाए रहिए। और सबका वो जो एग्ज़ाम होने वाला है जिसका भी मैं प्रैक्टिस सेट डालती हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं ईजिली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मतलब जो भी प्रैक्टिस सेट डालती हूँ उसमें कहाँ कुछ कमी रह जाती है, आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? इसका चारों ऑप्शन का सॉल्यूशन मैं पहले भी बता दी हूँ कि चारों का ऑप्शन का जो भी दिया हुआ है सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग डिटेल में। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। और ऑप्शन बी में जो है ये क्यों गलत है? तो सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये नगरीय सभ्यता थी। और ऑप्शन सी जो है, सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़े को बड़े पैमाने पर पालते थे, तो इसके जगह पर घोड़े, कुत्ते, बिल्ली को नहीं पालते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर जैसे जानवरों को पालते थे। यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे, यानी कि केवल चावल की खेती नहीं करते थे, जैसे कि गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, चावल आदि की खेती करते थे। इन सारी चीज़ों की खेती करते थे। यहाँ पे केवल लगा दिया, इसलिए ऑप्शन गलत है। और क्वेश्चन में सत्य पूछा है, ना कि असत्य पूछा है। तो आपको पता चल ही गया होगा फ्रेंड्स कि एक क्वेश्चन के साथ कितना एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, यानी कि 100 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको 400 क्वेश्चन के बराबर बेनिफिट होने वाला है। तो आप वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा और पेशेंस रखिएगा फ्रेंड्स, तभी लाइफ में आदमी आगे बढ़ सकता है। बिना पेशेंस का कुछ नहीं होता है। तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी इसी तरह पेशेंस ज़रूर बना के रखिएगा। 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन और 100 क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे तो हम लोग साथ में मिलके करेंगे, और लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत ही प्रॉफिट होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 में है, जैन धर्म के 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न में शामिल है। तो इसमें 3 रत्न में शामिल है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन नंबर सी। इसको कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण भी कहते हैं। जैसे कि पता होगा कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। तो चोल अभिलेखों के अनुसार जो दान में दी जाने वाली भूमि थी उसको कहा जाता था पल्लीछा नंदम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
सी। और ब्राह्मदेव किसे कहा जाता था? तो अब ये ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला, ये तो इजली याद हो जाएगा, ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूमि को ब्राह्मदेव कहते थे। और साला भोग किसे कहते थे? तो सब इजली है, आप देखते जाइएगा। यानी स्कूल विद्यालयों की व्यवस्था में दी जाने वाली भूमि को साला भोग कहते थे। और लास्ट में क्या है? वेलन बगाई। तो वेलन बगाई जो है गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेलन बगाई बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। विशाख दत्त लिखा गया था संस्कृत में। और पता होगा विशाख दत्त लिखा कौन है? तो अब मुद्रा राक्षस ये तो पता चल ही गया, यहाँ से तो एक क्वेश्चन बन ही गया। और दूसरा क्वेश्चन बना है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और क्या है, इसका जो रचना हुआ था वो 4वीं सदी के उत्तरार्ध में और 5वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था इसका रचना। और इसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है। इसका हिंदी में जो अनुवाद है मुद्रा राक्षस का, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किए हैं। और इस ग्रंथ के जो है, इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी भी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य को बीसल और कुलहीन कहा जाता है, ये भी आप लोग को पता होगा। फ्रेंड्स आप चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर वीडियो को ही आपका इच्छा कि दोबारा भी देख करके याद कर सकते हैं। जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ ये याद करना बहुत ही ज़रूरी है एक क्वेश्चन से। यानी कि 4 आंसर पर, एक आंसर तो क्वेश्चन का पता चल रहा है और बाकी 3 आंसर क्वेश्चन का, 3 ऑप्शन का आंसर पता चल रहा है। यानी कि एक्स्ट्रा 4 क्वेश्चन का बेनिफिट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 में निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? यानी कि किस शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबको पता होगा फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी हो जाएगा। शेरशाह सूरी जो है ना पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया था। और इसका वजन जो था ना 178 ग्राम था और रुपया चांदी का था शेरशाह सूरी का। फ्रेंड्स पता होगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड भी शेरशाह सूरी ने ही बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? द्वंद्व युद्ध होगा प्रारंभ हुआ था मुगलों और मराठों के बीच, पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के बीच हुआ था। सबको पता होगा कि कब हुआ था? 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया। मराठों और मुगल प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ था। और 1665 ईस्वी में जो है पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई थी। और फिर नेक्स्ट भी 1680 से 1707 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठा का स्वतंत्र ये संघर्ष चलता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? ये तो कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है और आप लोग को पता भी होगा कि ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। इसका कहीं कहीं दिया जाता है कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तब भी लॉर्ड रिपन ही होगा। भारत में सन 1881 ईस्वी से 81 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी। और तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है, पता होगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, मतलब कि किस वर्ष हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी। पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। और विलय कब हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का? 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन, यानी कि 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगर पता हो तो आप लोग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जैसे कि आप लोग को पता होगा
20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और उसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, आप लोग को शायद पता ही होगा। तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था। और भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है और राष्ट्रपिता जो है भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका मतलब सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है और राष्ट्रपिता यानी कि गांधी जी के बारे में बोल रहे थे कि राष्ट्रपिता भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते थे, मतलब कि ये सुभाष चंद्र जी बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी जैसे कि फ्रेंड्स सबको पता होगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले ने 1873 में किया था। आपको एक्स्ट्रा मैं बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना सभा समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग, एम.जी. रानाडे ने तीनों मिल के किया था। इसमें आप गलती नहीं कीजिएगा, ऑप्शन में अगर तीनों रहे तो तीनों होगा आंसर, ना कि एक होगा। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है और तत्बोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। नेक्स्ट है, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपको पता होगा कि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी शासक इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजयचंद द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? अलाउद्दीन के समय पूछ रहा है, यानी कि अलाउद्दीन तुगलक काल का ही था, यानी कि दिल्ली सल्तनत वंश का पूछ रहा है। अलाउद्दीन के समय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर अनाज उत्पादन का 1/2 भाग था और अलाउद्दीन ने खम्स यानी कि लूट का धन, उसको खम्स कहता था, में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग से बढ़ाकर 3/4 भाग कर दिया था अलाउद्दीन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। भारतीय संविधान, यहाँ से पॉलिटी आ गया है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को देश की समानता का वचन देता है। इसका आंसर शायद सबको पता होगा कि प्रतिष्ठा और अवसर का समानता देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान अपने नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, जैसे कि आप लोग प्रस्तावना में भी पढ़े होंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करते हैं। ये सारा चीज़ आप प्रस्तावना में पढ़े होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग को पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग क जोड़ा गया और भाग क के साथ अनुच्छेद 51 क भी जोड़ा गया और इसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो कि वर्तमान में कितना है? 11 मूल कर्तव्य है। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 में हुआ था, इसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, यानी कि इसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया है उसमें क्या प्रावधान है? तो 11वां मूल कर्तव्य में है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे अपनी बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना को जोड़ा गया। मतलब कि इसमें दिया हुआ 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना, हर माता पिता को 6 से 14 वर्ष के बच्चा को मतलब पढ़ाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति जो है आपको पता होगा कि आर्टिकल 52 में दिया गया है। और अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति है मतलब संविधान में कौन सा अनुच्छेद में है? तो संविधान में अनुच्छेद 244 क्लॉज 1 और 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। और आपको पता होगा कि अनुच्छेद 244 क्लॉज 2 में आदिवासी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है और इनके प्रशासन यानी कि अनुसूचित जनजाति के जो है या आदिवासी क्षेत्र का प्रशासन का प्रावधान 6ठी अनुसूची में दिया गया है। कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? ग्राम सभा में कौन शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्टिकल 243 ख के अंतर्गत ग्राम सभा का उल्लेख जैसे कि बता रहे थे कि आर्टिकल 243 ख में दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जिनका नाम जो है ना मतदाता सूची में दर्ज है, वे सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? यानी कि संशोधन पूछ रहा है, किस संशोधन में राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 91वां संविधान संशोधन। ये जो हुआ था 2003 में हुआ था। इसमें कि निम्न सदन के सदस्यों को 15% की छूट भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये नीति आयोग आंसर नहीं होगा, इसका मतलब आंसर होगा और नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। ये चीज़ को ज़्यादा गौर करना होता है, नहीं तो फास्ट में बनाने में एग्ज़ाम हॉल में मिस्टेक हो जाता है। नीति आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये तो पता चल चुका होगा। यह जो है एक योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। सबको पता होगा कि योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग का शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। इसमें उपसभापति पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उपसभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूटीज के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 241 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये सब फैक्ट है, ये सब डायरेक्ट आपको याद ही करना होगा। अनुच्छेद 241 हो जाएगा। ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है 239, तो 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, और 214 भी दिया हुआ है तो 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है, और 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। इसका निर्वाचन जो होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है इसलिए हम इतना स्लो जा रहे हैं। आपको फास्ट में करना हो या स्लो में करना हो तो आप वीडियो का स्पीड बढ़ा के कर सकते हैं, या फिर कमेंट में आप बताइएगा कि कहाँ करेक्ट करना चाहिए, हम वहाँ करेक्ट भी कर लेंगे। ऐसे आज थोड़ी तबीयत ख़राब है इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर है 23, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? इसमें कौन सा आता है? तो मूल अधिकार का प्रवर्तन आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मूल अधिकार का परिवर्तन आता है।
जैसे कि पता होगा कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया हुआ है, जो कि 12 से 35 तक है, आर्टिकल 12 से 35 तक। और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण त्रिभुज। स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। कंबोडिया इसमें शामिल नहीं है। फ्रेंड्स, ज़्यादा ध्यान देना होता है जो क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी। और 9 जनवरी को राष्ट्रीय भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 24 दिसंबर जो है तो 24 दिसंबर को तो ऐसे खास कुछ नहीं मनाया जाता, इम्पोर्टेंट नहीं है। 24 जनवरी याद रखने है आप लोगों को कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसुंग। लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है, यानी कि किस राज्य में लोकप्रिय है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोसुंग जो है सिक्किम में मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्किम के लिए फेमस है। और ये जो है ना भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो फसलों की कटाई के जश्न के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो योनेक्स कप बैडमिंटन से संबंधित है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, यानी कि सूरजताल। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी। सूरजताल, रेणुका, नाको झील इत्यादि ये सभी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो आप 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा जो है यह है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है ये राइट है। ये जो है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया था। ये किसी क्षेत्र के, यानी कि किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित जैविक घटक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने % में होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33.33% में होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल क्षेत्रफल से कम 1/3 यानी कि 33% भाग पर वन होना आवश्यक है, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में यह निर्धारण 2/3 का किया गया है, ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 में है एपीफाइटस, यानी कि एपीफाइटस पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधों है। एपीफाइटस पौधा है जो कि बहुत अधिक विकसित होने वाला है। पूछ रहा है कि जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, ये जो है ना एपीफाइटस, ये अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, तो ये क्यों निर्भर रहते हैं ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक मदद हेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एपीफाइटस पौधे जो है वे पौधे होते हैं ये जो आश्रय के लिए अन्य वृक्षों पर निर्भर होते हैं और पोषक तत्वों के लिए इस पर निर्भर नहीं होते हैं। ये पौधे वर्षा, जल, वायु तथा अन्य स्रोतों से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछ रहा है। एक साइड जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है, एक साइड स्थापना वर्ष दिया हुआ है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह कंचनजंगा 2000 जो दिया हुआ है ये सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कंचनजंगा जो है 2002 गलत है, 2000 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 2002 दिया है इसलिए गलत है। और जो सिमलीपाल है ये सब सही है, 1994 ही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला, यानी क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा केरल हाईकोर्ट। यह पहला हाईकोर्ट है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला।
और हाईकोर्ट की कार्यवाही को जो लाइव प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट है यह गुजरात हाईकोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा SHWAS ऐप को जारी किया गया है, यानी कि स्वेस ऐप को जारी किया गया है किस राज्य द्वारा? यह जो है तमिलनाडु द्वारा जारी किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? यहाँ से करंट अफेयर्स आ गया है, तो ये जो है अमेरिका के साथ किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7वां संगम युद्ध अभ्यास भारत तथा अमेरिका के मध्य हुआ है। ये दिसंबर 2022 में गोवा में संपन्न हुआ है और यह जो है एक नौसेना सेना अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको कि शॉर्ट में ILO कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी टोंगा हो जाएगा। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में किया गया था और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसमें शामिल होने वाला देश 187वां देश टोंगा है और इसकी राजधानी नुकुओलापा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से कितने प्रतिनिधित्व किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब किसने प्रतिनिधित्व किया है भारत की ओर से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा S जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री है, वही प्रतिनिधित्व किया है भारत की ओर से। इस बार जो है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में फिजी में किया गया है और भारत की तरफ से तो पता चल ही गया होगा कि विदेश मंत्री S जयशंकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए होगा, यहाँ पे मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ये तो पता ही होगा कि ऑपरेशन दोस्त चलाया है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त चलाया है। नेक्स्ट है, ये कब हुआ था? तो फरवरी 2023 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि भूकंप में लगभग कितना इटली का यहाँ का जो है तुर्की सीरिया का 50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और भारत सरकार ने बचाव के लिए NDRF की टीम तुर्की और सीरिया भेजा और ऑपरेशन दोस्त नामक ये ऑपरेशन चलाया था, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? इसमें प्रथम स्थान पे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है प्रथम स्थान पे है। ये जो है भारत कितने पे है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो भारत चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 6.8%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले कि आपको ये भी पता होगा कि वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन है और इसी के द्वारा निर्मला सीतारमन के द्वारा संसद में बजट 2023-24 का पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? दूध उत्पादन में पूछ रहा है, तो इसका विश्व में जो है पहला स्थान है, यानी कि दूध उत्पादन में पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, अर्जुन पुरस्कार 2022 अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती से है इसका संबंध, कुश्ती से। 2022 में जो है कुल 25 खिलाड़ियों को उनके खेल में विशिष्ट योगदान हेतु अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और सुश्री अंशु का संबंध जो है कुश्ती से है, ये पता चल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैरी हाउस को, हैरी हाउस को एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी है। 65वां ग्रैमी अवार्ड की घोषणा की गई थी जिसमें कि एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार हैरी हाउस को दिया गया और अ सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड जस्ट लाइक डेट को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक है। पुस्तक और लेखक से भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के बारे में पूछा है, तो इसका जो लेखक है सलमान रुश्दी है। विक्ट्री सिटी का लेखक सलमान रुश्दी है।
इस पुस्तक का जो वो हुआ है, यानी कि इस पुस्तक 2023 में प्रकाशित हुआ है। और सलमान रुश्दी द्वारा अन्य पुस्तक भी लिखा गया है, जैसे कि मिडनाइट चिल्ड्रेन है, सेम है, द सैटेनिक वर्सेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था। 2023 का थीम पूछा है, इसका थीम था क्लोज द केयर गैप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो है कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, और 2023 में थीम है क्या, क्लोज द केयर गैप, आपको पता चल ही चुका है। नेक्स्ट है 46 नंबर, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है, या कहाँ किया गया है, किस राज्य में, वो पूछ रहा है। यह स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में किया गया है। और BR अम्बेडकर की प्रतिमा है ये, और लगभग 70 फुट ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। राइट आंसर है न्यू दिल्ली, ये सबसे प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है। राज्य दिया है, राज्यपाल दिया है, इसमें सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा है। तो इसमें जो दिया हुआ है महाराष्ट्र गणेश लाल, ये सही नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट आंसर है, ये सही नहीं है। इसके जगह गणेश लाल नहीं है, इसके जगह पे है कौन, इसका जो राज्यपाल है ये है रमेश बैस, यानी कि महाराष्ट्र का जो है राज्यपाल ये है रमेश बैस। और बिहार का जो नया राज्यपाल बना है ये आर्लेकर जी बने हैं, यानी कि राजेंद्र बी आर्लेकर। यहाँ पहले फागू चौहान जी थे जो कि चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। सबको पता होगा इसका क्षेत्र खेल से संबंधित है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर है। तुलसीदास बलराम भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे और इनका संबंध खेल से था, और 1962 में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, और इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है संगीत वर्मा, मतलब संगीता वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, 51 में है, अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में, इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया, और यह 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसमें लगभग 15 से अधिक देश शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 200वां, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, 200वां मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के आयोजन का शुभारंभ किया, और दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। सबको पता होगा, हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई जो है 1.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ये सबको पता होगा कि रामचंद्र पौडेल बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। और वहाँ पे जो है विद्या देवी भंडारी, ये जो है विद्या देवी भंडारी के स्थान लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में याओसांग, यानी कि किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, यह मनाया गया है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, ये पहले भी मैं करंट अफेयर्स का जब टॉपिक करवा रही थी उसमें भी बताई थी मैं, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा, और आप कमेंट में ज़रूर बताइए आप देखे थे कि नहीं। आप उससे पता चलेगा कि आप कितना देखते हैं। देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्पा साहेब धर्माधिकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले देख लेंगे कि पहली बार जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत 1996 में किया गया था।
यह जो है महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सामाजिक कार्यकर्ता है अप्पा साहेब धर्माधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली यह पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव बनी है। ये जो है सोलापुर से मुंबई तक ट्रेन चलाई गई और सुरेखा यादव जो है यह देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल की बुआई की जाती है, यानी कि किस माह में रबी फसल की बुआई की जाती है? ये तो सबको पता होगा कि अक्टूबर से नवंबर में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में की जाती है, लेकिन इसका कटाई जो है मार्च अप्रैल में माह में की जाती है। और खरीफ फसल की बुआई जो है वह जून जुलाई में की जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। रबी फसल का उदाहरण अगर देखें तो गेहूं, चना, जौ, सरसों आदि रबी फसल के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? सबको पता होगा कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि बिहार से कितना जिला टच करता है पश्चिम बंगाल का? मैं पहले भी क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, जब मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही थी बीपीएससी के, तो उसमें मैं बताई थी। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। पूर्वोत्तर के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें कि सबसे लंबी सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। कितना किलोमीटर? तो 520 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, कब होती है ये पूछ रहा है। ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पता चल चुका होगा। यह वर्षा जो है रबी फसल के उत्पादन में बहुत ही हेल्पफुल होता है, यानी कि सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है? कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है सेंटोस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सेंटोस को। ये जो है सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है। सेंटोस ब्राज़ील का ही एक कॉफ़ी बंदरगाह है, यहाँ से कॉफ़ी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, इसीलिए इसे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। यह जो है उत्तराखंड में स्थित है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है और हिमालय की प्रमुख चोटी कामेत, केदारनाथ और त्रिशूल आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, यानी कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल द्वारा निर्मित है। पूछ रहा है कि द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है किसके द्वारा निर्मित है? तो ये जो है प्रवाल द्वारा निर्मित है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है और ये प्रवाल द्वारा निर्मित है, पता चल चुका होगा। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है और इसे जो है 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया है लक्षद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दूधगंगा जो सहायक नदी है चिनाब की। दूधगंगा चिनाब की सहायक नदी है और यह जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है, और यानी कि जबकि किशनगंज झेलम की सहायक नदी है और रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार की एसआई मात्रक है, यानी कि यहाँ से साइंस आ गया है। भार की एसआई मात्रक जो है यह न्यूटन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और अगर इसमें जो दिया हुआ है ग्राम, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, ग्राम, किलोग्राम, डाइन, तो इसमें जो हो जाएगा लंबाई का, आप लोग बताइएगा कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप से पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, देखा जाता है। जो पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए वस्तुओं को
पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले कि बता दें, पायरोमीटर जो ऑप्शन में दिया हुआ है, पायरोमीटर है दूर स्थित वस्तुओं के ताप का ज्ञात करने के लिए, और ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चलाई गई दूरी की माप के लिए है, और एनीमोमीटर जो है ये हवा के वेग के मापने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पे जो प्रभाव पड़ेगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी में है, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक है। जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही ऊर्जा कहते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक होता है, धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होती है, जैसे कि क्वेश्चन भी पूछा था, पता चल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पे जो प्रभाव पड़ेगा वो कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, कम हो जाएगा। दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव कम हो जाता है। और पता होगा फ्रेंड्स कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, यह कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। ऑप्शन डी हो जाएगा, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? इसमें जो नहीं है वो माध्यम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है, जबकि तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति तरंग की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? यानी कि इसमें रासायनिक परिवर्तन पूछा है, तो दूध का दही में परिवर्तन होना यह क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, ये सब जो है भौतिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। फ्रेंड्स मैं पहले भी बता दी हूँ कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, गला में खराश टाइप का हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती होगी। प्लीज़ आप लोग उसे मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? तो यह किसने बताया है? तो डाल्टन ने बताया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि परमाणु की अविभाज्यता के बारे में सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलियम। गैलियम रहता है द्रव अवस्था में, यानी कि गैलियम एक धातु है, इसका प्रतीक जो है Ga होता है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसे सफ़ेद होती है। यह सामान्य तापमान में तरल अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, 2 और 6 जो है यह नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूल विशेषता माना जाता है परमाणु क्रमांक को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, और परमाणु क्रमांक को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन में कमी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है। यह जो है सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस का लवण होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर सॉरी बी नहीं होगा, सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस का होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस। इसमें तो सशक्त एसिड और सशक्त बेस दे दिया इसलिए गलत है, ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट है, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? इसमें जो परिवर्तन होता है, क्षार जल में OH माइनस आयन निर्मित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 80 नंबर 80 है, उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम को रखा गया है, यानी कि निष्क्रिय गैस जो है हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले, यानी कि सारणी में पहले आवर्त में रखा है। आधुनिक आवर्त सारणी के शून्य समूह में जो है 6 निष्क्रिय गैस है। कौन कौन है? हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनोन है और रेडॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर 81 में है, अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? तो इसका जो व्यापक उपयोग होता है यह खाद में होता है, यानी कि खाद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। और किसका प्रयोग किस में होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का वाशिंग सोडा में, सोडियम क्लोराइड का साधारण नमक में और सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सबको पता होगा फ्रेंड्स, ये रक्त से संबंधित है, रक्त से संबंधित है। और नेक्स्ट अगर देखें तो डेंड्रोलॉजी का जो अध्ययन है यह वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन से संबंधित है, डेंड्रोलॉजी का। और वायरोलॉजी जो है विषाणुओं का अध्ययन से संबंधित होता है। और टिश्यू कल्चर जो है कृत्रिम माध्यम के उत्तकों का संवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को जो है कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? यह ऊतक जो है होता है एडिपोज ऊतक होता है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडिपोज ऊतक। सॉरी, यहाँ पे ऐसे हो गया, एडिपोज ऊतक। हमारे शरीर में जो है वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक होता है और विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। आई होप कि सबको पता होगा। वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एरियोलर ऊतक और एडिपोज ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को जो है विभेदन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट। 86 नंबर क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभेदन कहा जाता है। विभेदन जो है अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं और लगातार विभेदन के माध्यम से जीवों के शरीर में जो है वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 87 है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। इसमें जो है प्रचुर मात्रा में उपस्थित कार्बन होता है, कार्बन। अगर पत्तियां में पूछे तो पत्तियों में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिक के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया? ये जो योगदान दिया है ग्रेगर मेंडल। कौन दिया है? ग्रेगर मेंडल ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली लक्षणों का भी वंशानुगत कहते हैं उसको दिया है। और वंशानुगत का नियम जो है यह सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही दिया था और आधुनिक आनुवंशिक का पिता भी कहा जाता है अभी, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ग्रेगर मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? जोंक जो है ये एनिलिडा संघ से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह जो है उभयलिंगी होता है, बाह्य परजीवी होता है और इसका शरीर जो है लंबा, चपटा और खंडों में विभक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो सबको पता होगा ये मछली में पाया जाता है होमोडोंट दांत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मछली में होमोडोंट तथा एक्रोडोंट जो समान आकार के होते हैं दांत पाए जाते हैं और स्तनधारियों में जो दांत है थिकोडोंट पाया जाता है, थिकोडोंट और हेट्रोडोंट पाया जाता है। ज़्यादातर डाइफ्यूडोंट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्य में जो है पाचन तंत्र के लिए उत्सर्जित अम्ल जो होता है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? विषाणु जनित नहीं पूछा है। तपेदिक जो है यह विषाणु जनित नहीं होता है, या जीवाणु जनित रोग होता है, यह जीवाणु जनित रोग है। बाकी जो है ये सब विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो अध्यक्ष था वह पीसी महालनोबिस था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है, यह जो स्थित है हैदराबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले फ्रेंड बताना चाहती हूँ कि टोटल 100 क्वेश्चन है, इसमें से 96 टू 100 क्वेश्चन जो है मैथ का है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं भी इसका सॉल्यूशन भी लाऊंगी। हालांकि आज जो है गला में खराश की वजह से बोलने की बिल्कुल मन नहीं होती है, तबीयत ठीक नहीं है, पहले भी बताई थी, इसीलिए मैं इसका सॉल्यूशन आज नहीं दूंगी। मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 जो लाऊंगी, सेट 2 सेट 3 सब में सॉल्यूशन लाऊंगी। आपको पहले भी बता दी हूँ कि अगर अदर एग्ज़ाम का एग्ज़ाम देना है, यानी जो 2023 में होने वाला है, जैसे कि बिहार सिविल कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और भी 69th BPSC, सबका प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर दी हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। प्लीज़ आप लोग वहाँ से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देखिए और लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।